मतलब वहाँ पे लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बहुत दूर से पुलिस की गाड़ी जा रही है ना, लोग अपने घर में घुस के गेट बंद कर लेते हैं, जबकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा है, बट वो पुलिस से सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे सज़ा ऐसे शुरू होती है 200 साल, 3 जन्म लेना पड़ेगा अगर छोटा सा क्राइम करा और सज़ा हो गई तो। मैं बहुत एक्साइटेड, देखो ना, मैं सिर्फ यूएस इस मीट के लिए आया हूँ। बहुत लंबी सफ़र होती है, 28 घंटे फ्लाइट में बैठना, 2 दिन आपको सुना ही नहीं देता। अभी यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अब मुझे बहुत भयानक नींद आ रही है। आपने सोलर का जिक्र किया, यूएस के अंदर सोलर की क्या पॉलिसी? दोस्तों हमारे साथ हैं सूरज जी बिश्नोई, जो इंजीनियर हैं यूएस के अंदर, और यहाँ पर बिश्नोई इंजीनियर सेकंड समिट के अंदर यहाँ पर आए थे। तो सूरज जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है इन्होंने ये पूरी शिक्षा हासिल की और उसके बाद में यूएस के अंदर जॉब किस प्रकार इन्होंने अचीव किया, क्योंकि ये जो वीडियो हम लगातार आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, आपको रास्ता भी बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की हमें भ्रांतियाँ हैं या हमें उस चीज़ का जो है रास्ता पता नहीं, वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करें। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूरज जी, आप परिचय बेसिकली कहाँ से हो? मेरा नाम सूरज बिश्नोई है और मैं मूलतः जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव खेड़ी सालवा है, जो भोपालगढ़ तहसील में पड़ता है, जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से ही हुई है, क्योंकि सन 1965 या 64 में मेरे पिताजी जोधपुर मूव हो गए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि गाँव में उस समय इतनी शिक्षा होती नहीं थी। तो हम 4 भाई बहन हैं, मैं भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स गवर्नमेंट टीचर है, और मैंने फिर स्कूल ज्वाइन करी एलबीएन, जो 10th तक थी, सीबीएसई बोर्ड। और मैं अपने पूरे परिवार में इकलौता बंदा हूँ जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, मेरे पिताजी के बाद सीबीएसई में। और फिर वो स्कूल 10वीं तक थी, तो फिर मैंने एक और स्कूल चेंज करी, BR बिरला स्कूल। स्कूलिंग वहाँ से हुई। स्कूलिंग के बाद फिर मेरी रुचि इंजीनियरिंग में थी शुरू से, और फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करी, जो पेपर्स के लिए होती है, कॉलेज में एडमिशन के लिए, सॉरी। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, और वहाँ पे मुझे मेरी मनपसंद की इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच मिली, और वहाँ से मैंने मेरी इंजीनियरिंग करी, जो 2005 से 2009 बैच में। अच्छा, कहाँ से की थी? बालाजी कॉलेज से करी थी मैंने, श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है। मेरा बैच 2005 से 2009 का था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करी, और बीच में एक हादसा भी हुआ, बहुत लंबी कहानी है वो। तो पर फिर मैं धीरे धीरे आईटी की तरफ मूव हो गया 2-3 कंपनी में जॉब करने के बाद, और अभी मेरी कोर टेक्नोलॉजी EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और इंडिया में कम यूज़ होती है, यूएस के हेल्थ केयर और सप्लाई चेन डोमेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो करी मैंने इंडिया से ही शुरू थी, फिर धीरे धीरे करते करते एक्सपीरियंस के साथ फिर 2-3 अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज ज्वाइन करी। और अभी करंटली मैं यूएस में HTC ग्लोबल सर्विसेज नाम से एक सॉफ्टवेयर MNC है, जिसके इंडिया में भी 6-7 जगह ऑफिस है। चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, गुड़गांव में है। तो उस कंपनी के थ्रू मैं H1B वीज़ा पे अभी उसी कंपनी के लिए, जो उसका हेड ऑफिस है यूएस मिशिगन एक स्टेट है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, यूएस, यहाँ से यूएस में जाने में जो आपने ये पूरी एक संघर्ष की जो अपनी जर्नी बताई जी, इस जर्नी के अंदर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अब तो मुझे हार माननी पड़ेगी, गिव करना पड़ेगा, या मुझे कुछ दूसरा जॉब चयन कर लेना पड़ेगा? नहीं, हार मानने जैसा नहीं लगा, बट जॉब के अंदर हाँ कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ आती है। क्या होता है कि आप कभी गलत कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, आपके फील्ड की है, बट ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे आपकी फील्ड का इतना काम नहीं होता। तो मेरे साथ हुआ था एक बार 2021 में। तो मास्टर डेटा मैनेजमेंट डोमेन पे एक कंपनी काम करती थी, तो मुझे लगा कि मेरी फील्ड का है, पर मैंने वो ज्वाइन करने के बाद मुझे महीने भर में ही पता चल गया कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता हूँ वो काम नहीं होता है। तो 2 महीने में मैंने वो छोड़ दी थी फिर कंपनी, फिर मैंने दूसरी ज्वाइन। यानी कि कई बार मतलब गलत डिसीजन की वजह से भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, अगर आप अगर मैं वहीं रुका रहता तो शायद और मैं उसके अंदर फंसता चला जाता कि छोड़ूं नहीं छोड़ूं, पर मैंने अपना मतलब प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही मन बना लिया था कि मुझे यहाँ नहीं करना है, तो मैंने वो छोड़ दी थी कंपनी। यानी कि इस इंजीनियर फील्ड में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मूल मंत्र देना चाहोगे कि आपको इसमें सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले अपना आपको कैसा बनाना पड़ेगा? देखो, इंजीनियरिंग में भी सफल होने से पहले मैं जीवन में सफल होने का मूल मंत्र देता हूँ, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो अब हम मारवाड़ी बोलेंगे तो हम सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहेंगे, हिंदी बोलेंगे तो भारत तक सीमित रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करा, मेरे एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होते थे, गुरु मेरे इंग्लिश के ही टीचर थे। तो जब मैं 5th-6th में पढ़ता था, तब उन्होंने बोला था कि अगर तुमको जीवन में बहुत ग्रो करना है तो तुमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए।
मतलब ये सांस लेने जितना ज़रूरी है। अगर तुमको इंग्लिश बोलना आता है तो तुम जीवन में कहीं नहीं अटकोगे। और वो उनकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। तो फिर मैं घर पे आके खुद ही शीशे के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे ग्रेजुएशन करने वाला पहला बंदा मैं हूँ, मेरे दनियाल और ननियाल दोनों पक्ष में। और इंजीनियर भी शायद मैं पहला ही हूँ। और मेरे पूरे शहर में क्या, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैं ऐसा बंदा हूँ जो यूएस गया है। तो उस समय से फिर मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता था मैं, बट फिर मेरे मतलब हेजिटेशन था बोलने की, स्पीच पावर नहीं थी। वो एक एक्सेंट और फ्लुएंसी होती है ना, कि जैसे अंग्रेज बोलते हैं कि फटाफट फटाफट फटाफट। इसलिए फिर मैंने कंपनियां भी वही ज्वाइन करी जो सिर्फ और सिर्फ जिनके क्लाइंट फॉरेनर्स होते हैं। मेरी कोई भी कंपनी में कोई भी क्लाइंट कभी इंडियन नहीं था। आज तक मैंने जितनी जॉब करी है सिर्फ अंग्रेजों से ही बात करी है और उनसे इंटरेक्ट करा है। तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज। और सेकेंड चीज़ कंप्यूटर, जो अभी अंदर भी हम बात कर रहे थे, सब डिजिटलाइजेशन हो गया है। आपके पास फ़ोन है, पूरी दुनिया, मतलब मैं अभी मेरे फ़ोन से मेरी पूरी नौकरी कर सकता हूँ, इतनी सीमित हो गई है। पहले लैपटॉप होते थे, कंप्यूटर होते थे। तो ये सब डिजिटलाइजेशन के कारण हो रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है? कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। आपको बेसिक, ऐसा नहीं कि आपको सबको प्रोग्रामिंग कोडिंग आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का अगर किसी बच्चे 10th पास बच्चे को बोलो कि टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक करो, तो वो उसको आना चाहिए। नॉर्मल चीज़ है कि बैंक का ऑनलाइन अकाउंट कैसे, मतलब रेगुलर नीड वाले काम के, जैसे बिना बैंक गए बैंक में खाता कैसे खोलें, क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, फ़ोन से कोई चीज़ कैसे ऑर्डर करें। तो ये बेसिक है कंप्यूटर का नॉलेज। और अगर इंग्लिश बोलनी आती है तो आपके 10th में 40% और 90% हो, कोई मायने नहीं रखता। मतलब परसेंटेज बाहर कोई भी नहीं देखता। अकॉर्डिंग नीड आपको वर्क आना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश ऐसी है कि अगर मैं जापान जाऊँगा ना, वहाँ जापानी भाषा है, बट उसके साथ इंग्लिश भी लोग समझते हैं और बोलते हैं। यूएस जाओ, लंदन जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जर्मनी जाओ, जापान जाओ, चाइना जाओ, कोई भी कंट्री जाओ, अगर इंग्लिश बोलना आपको नहीं आता तो आप फंस जाओगे फिर वहाँ पे। फिर आपकी फ्लुएंसी या जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो जाएगी। फिर बंदा हिचकिचाएगा कि अरे क्लाइंट से बात करनी है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो किसी और को आगे कर देगा, तो आपकी जगह वो ले जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने बचपन से, और सबसे अच्छा तरीका खुद से बात करना। मतलब आपके लिए वो एक तरह का हथियार बना कि आपकी जो लैंग्वेज पकड़ती है। मैंने उन सर को पूछा, जो मेरे गुरु थे, मैंने कहा सर कैसे सीखा? कि तेरे आजू बाजू तेरे को 100 चीज़ें दिख रही है, तुझे सबके इंग्लिश में नाम पता है? चकले बैलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम 30-35 साल से इन चीज़ों को खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुझे भी तो पता नहीं। फिर तो जैगरी कहते हैं गुड़ को। तो फिर मेरे दिमाग में सेट हो गया, मैं जिस भी चीज़ को देखता ना कि गेट, फाटक, लाइट, मतलब हर चीज़ को मैं इंग्लिश, फिर उन शब्दों को जोड़ के फिर सेंटेंस बनाता और फिर शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता। तो धीरे धीरे फिर फ्लुएंसी आ गई। तो फिर मेरे को कभी परसेंटेज 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, इंजीनियरिंग में कभी किसी कंपनी ने नहीं पूछे। IT में कभी कोई पूछता भी नहीं। अगर आप इंटरव्यू सही दे देते हो, क्योंकि अब जिस डोमेन पे मैं काम करता हूँ EDI का, वो कोई कॉलेज में नहीं सिखाते हैं। तो ना मेरी डिग्री में होगा कि इस सब्जेक्ट में पास हुआ, फेल हुआ, कितने नंबर लाया, वो मैंने कहीं जॉब करके ही सीखा है। फिर एक्सपीरियंस के साथ आता गया। पहले छोटे लेवल पे थे, फिर टीम लीड बने, फिर मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर बने। तो समय के साथ फिर ग्रोथ हो जाती है, ऐसा है। जिस साहब आप यूएस में थे और इस बिश्नोई इंजीनियर सेकंड सबमिट का आपको कॉल हुआ या सूचना मिली, तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत एक्साइटेड। देखो ना, मैं सिर्फ यूएस से मीट के लिए आया हूँ। लोग 1-1 साल तक अपने घर नहीं जाते हैं यूएस से। पहला कि बहुत लंबी सफ़र होती है, 28 घंटे फ्लाइट में बैठना, 2 दिन आपको सुना ही नहीं देता। कानों में जेट लैग इतना होता है। फिर वो अभी यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अब मुझे बहुत भयानक नींद आ रही है, क्योंकि अब मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि सोने का टाइम हो गया। वो 2-3 दिन तक रहेगा। पर जैसे प्रमोद जी है, राहुल बॉस है, ये मेरे सीनियर ही थे कॉलेज में, तो इन्होंने मुझे एक मैसेज करा था कि तेरे को आना है। तो मैं आ जाएंगे। अच्छा भी लगता है आपसे मुलाकात हुई, और भी बहुत सारे भाई बंधु मिले कि जिनसे हम मिले। और मुझे इतना पता ही नहीं था कि अपनी सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे लोग भी और इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे बैठे हैं। इन फ्यूचर यूएस से मुझे भी वापस आके कोई बिजनेस या सोलार में कुछ करना ही होगा, तो अच्छा ही है कि 2 कांटेक्ट बनेंगे, लोगों से जानकारी होगी। आपने सोलर का जिक्र किया, यूएस के अंदर सोलर की क्या पॉलिसी है? इंडिया के अंदर? यूएस के अंदर अभी सोलर नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर लाइट और पानी की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर टैंक है, हम पानी स्टोर करते हैं सब जगह, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 24 आवर मिनरल वाटर आता है। बाथरूम में से भी पानी भरोगे, वो हमारी बॉटल जो हम खरीदते हैं ना पैसों से, उससे ज़्यादा साफ़ है। तो वहाँ पे पाइपलाइंस है और कंटिन्यूस, क्योंकि स्नो इतनी होती है, पानी की कमी नहीं है वहाँ। और पानी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से भी बिजली बना देते हैं। तो सोलर का कॉन्सेप्ट अभी वहाँ है नहीं इतना। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर नॉर्मल है वहाँ, स्कार सिटी नहीं। और इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में जगह इतनी है, लोग इतने सारे हैं, वहाँ पे जगह इतनी सारी है, लोग इतने से ही हैं, तो बहुत कम पॉपुलेशन। जगह के अकॉर्डिंग, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, पर वहाँ पे लोग बहुत कम है।
तो सबके घर ऐसे 200 बाय 200 के, मतलब ऐसा लगता है सब खेत में ही रहते हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो इतनी माता पिची नहीं, और मतलब डेवलप्ड कंट्री है तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है सबको, ट्रैफिक ले लो, रूल्स ले लो, कानून लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी कि जनसंख्या बढ़ाने से अच्छा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने नॉलेज को बढ़ाओ। हाँ, नॉलेज को बढ़ाओ। और वहाँ पे मतलब बहुत हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, मतलब वहाँ पे लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बहुत दूर से पुलिस की गाड़ी जा रही है ना, लोग अपने घर में घुस के गेट बंद कर लेते हैं, जबकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा है, बट वो पुलिस से सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे सज़ा ऐसे शुरू होती है 200 साल। तो आपको 3 जन्म लेना पड़ेगा अगर छोटा सा क्राइम करा और सज़ा हो गई तो वहाँ पे मतलब लोग क्राइम करने से पहले 200 बार सोचते हैं, जो इंडिया में अभी मुझे लगता है कि बहुत ही लचीला है, नॉर्मल चीज़ है ये, बहुत नॉर्मल। आप किसी का मर्डर भी कर दो तो 2-5 साल में आप छूट जाओगे, अच्छे से जेल में रहोगे, पर वहाँ ऐसा यूएस नहीं में अगर किसी ने कर दिया है। वहाँ वही तो सजा ही 200 साल से शुरू होती है छोटे से क्राइम की। अच्छा चोरी, ये डकैती, मर्डर, ये मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कानून वहाँ का। बिश्नोई इंजीनियर सबमिट हैं जो बिश्नोई परिवार के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो जैसे अपना ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आगे की जर्नी, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई जॉब ढूंढ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि जो भी बच्चा, इंजीनियरिंग की बात नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएशन ले लो, चाहे कॉमर्स फील्ड का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, लैंग्वेज एक ऐसी बैरियर है जो आपको कहीं ना कहीं दुख देगी। और जैसे अभी अंदर भी कोई भाषण दे रहे थे तो वो बोले कि हर ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में होती है, 12th तक आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग दुनिया में कहीं पे भी हिंदी मीडियम में नहीं होती है। तो बेहतर है कि आप इंजीनियरिंग में जाके स्ट्रगल करो, उससे पहले थोड़ी सीख लो, चाहे आप हिंदी मीडियम में ताकि आपका फील्ड मजबूत हो। हाँ, फील्ड मजबूत हो और आप इंजीनियरिंग अच्छे से कर पाओगे ना, वरना फर्स्ट ईयर में आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे आपने पूरे 12 साल तक, जैसे सर्कल होता है, इसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, हिंदी में व्रत कहते हैं। अब 12वीं में वो बच्चा 90% लेके आया, इतना होशियार है, पर इंजीनियरिंग में जाके कहाँ फंस जाएगा, उसको लैंग्वेज और उसको ये व्रत कोई सर्कल कहते हैं ये नहीं पता है। तो ये अगर वो पहले ही पढ़ लेगा तो फिर उसकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन सब इंग्लिश मीडियम में ही होती है, और इंग्लिश बहुत ग्लोबल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि खाली अंग्रेज बोलते हैं, बहुत ग्लोबल लैंग्वेज है जो सब जगह काम आती है आपके। तो वो जितना आप जल्दी सीखोगे उतना ही, सब बच्चों को मैं हमेशा एक ही राय देता हूँ कि तुम सिर्फ इंग्लिश सीखो, तुम 10th में 33% लाओ, सिर्फ पास हो जाओ, मैं जॉब लगाऊंगा तुम्हारी 2 लाख रुपए पर मंथ की, तुमको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए बस, तुम फेल भी हो जाओ फिर भी जॉब लगा दूंगा, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बहुत सुंदर। लैंग्वेज पावर जो है वो अपनी एक्सटेंड करो और आपके जो रास्ते हैं वो काफ़ी खुल जाएंगे और आसान हो जाएंगे। जो जॉब की जो आपकी नीड है उससे कई गुना जो आपका सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सुंदर, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।